तो आप मेंस की प्रिपरेशन पहले कर सकते हैं अच्छे से, तो उससे आपका गेट भी क्लियर हो जाएगा और प्री की भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरा ये सजेशन भी है कि जब आप प्रिपरेशन करें तो उसमें कोई भी टॉपिक, इवन अगर वो 5 मिनट का भी टॉपिक है या छोटा सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं कभी आ रहा, तो वो भी आप छोड़ के ना जाए। जब एक बार थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and learn from their inspirational preparation journey. Today we have with us Abhishek Yadav, who got All India Rank 2 in Engineering Services 2022 in Civil Branch and make his parents and whole Byju's Exam Prep team proud. So, first of all, Abhishek Yadav, बहुत बहुत बधाई आपको ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के लिए। अभिषेक, इससे पहले हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें, एक बार स्टूडेंट्स को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपका स्कूलिंग, कहाँ के रहने वाले आप हैं, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर आगे का चर्चा भी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक यादव एंड आई हैव सिक्योर्ड AIR 2 इन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022। मैं बेसिकली वाराणसी का रहने वाला हूँ और मेरी बेसिक स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक और एमटेक दोनों IIT BHU से किया है 2018 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी थी ES के लिए। उसके बाद मेरा गेट में हुआ, फिर ESE में ये मेरा 5th अटैम्प्ट था 2022 में। तो अभी इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 है। ओके अभिषेक, 2018 में आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया। यस। 18 के बाद आपने गेट एग्जाम दिया था, उस समय कहीं कहाँ जॉब करी? जैसे हमारी बातचीत चल रही थी तो आपने IOCL, बहुत सारे PSU में काम किया। yes. और अभी आप DRDO में काम yes. करें, तो उन PSU में जब आपने काम किया, IOCL में और DRDO में, yes. तो क्या डिफरेंस लगा आपको एक PSU में एक और एक गवर्नमेंट बॉडी में? बेसिकली सर, PSUs में थोड़ा वर्क आपको डिफरेंट टाइप का मिलता है, नॉन टेक्निकल मेनली होता है। जैसे मैंने इंडियन ऑयल में जॉब जब करा था तो उस टाइम मेरा जो पोस्टिंग था वो बॉटलिंग प्लांट में था जो इंडियन का होता है, तो उसमें आपको टेक्निकल जॉब नहीं मिल पाता है। वेयर एज इन DRDO एंड इसरो टाइप ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेनली टेक्निकल वर्क में रखा जाता है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओके जब आप अपने बीटेक में गए, आपका बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री था, 5 साल का। यस। तो फर्स्ट ईयर से ही सोच लिया था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा? क्योंकि यूजुअली कभी कभी बच्चों को ऐसा होता है कि IIT BHU है तो मैं प्लेसमेंट लूंगा, मेरा इतने लाख का, इतने करोड़ का पैकेज होगा। कौन सी ईयर में आपने सोचा कि नहीं, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर या इंजीनियरिंग सर्विसेज या PSU वाली लाइन में जाना है? फर्स्ट ईयर में तो सर कोई सोच के वैसे नहीं जाता, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में लोग इंजॉय के मूड में ही रहते हैं कॉलेज में। तो मेनली मेरी जो डिसिप्लिन थी वो सिविल इंजीनियरिंग थी, तो मैंने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो एक तो होता है या तो कोर की प्लेसमेंट वहाँ से लेके चले जाओ कॉलेज से, जो कि हो भी जाती है इजीली। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जहाँ तक की बात है तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है और गेट के थ्रू आपके PSUs भी हैं। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ESE लगा, तो मैंने थर्ड या फोर्थ ईयर से अप्रॉक्सीमेटली तो स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन ES के लिए और गेट के लिए साइमल्टेनियसली। ओके आपका इंजीनियरिंग गेट में कितना रैंक था जब आपने शुरुआत में 2019-20 में गेट दिया होगा? तो आपका रैंक उस समय गेट में कितने थे? मैंने गेट 2019 में मेरी 193 रैंक आई थी ऑल इंडिया, तो उसके बेसिस पे मेरा फिर NPCIL और इंडियन ऑयल और अभी DRDO में जिसमें जॉब कर रहा हूँ तो उसमें हुआ था। ओके और 2022 में आपने ऑल इंडिया रैंक 2 लिया, उससे पहले भी आपने इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम दिए थे? हाँ यस सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इससे पहले 2019 में मेरा हुआ था, उसमें मुझे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिला था जो मैं ज्वाइन नहीं किया था। फिर 2020 में मेरा प्री नहीं हुआ था, फिर 21 में मैं मेंस तक पहुंचा था, फिर अभी इस बार 22 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। ओके एक बार आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ, उसके बाद अगले साल आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था, आपको BRO मिला था, आपने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका नहीं हुआ। यस सर, मे भी आप PSU की जॉब या बाकी सब चीजों में लगे होंगे। था उस टाइम। यस। और अब फाइनली आपका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 2 हो गया है। यस। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज ही ऑप्ट किया होगा। यस। ओके अभिषेक यादव, ये अभी कॉमा है या फुल स्टॉप है? मतलब अभी आगे भी कुछ आने वाला है? अभी तक तो फुल स्टॉप था, लेकिन अभी आगे का प्लान अभी सोचा नहीं है ज्यादा। ओके और इस जर्नी में जब आपने इंजीनियरिंग सर्विस का सोचा, साथ में आप जॉब भी कर रहे थे,
तो जॉब के साथ कभी ऐसा लगा कि यार उतना समय नहीं मिल पा रहा है मेरे को प्रिपरेशन का, या क्योंकि आपका गेट में ऑलरेडी अच्छा रैंक आ चुका था तो Yes. आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे थे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना था, या कभी समय का अभाव लगा इस बीच में? मेनली सर जब आप जॉब करते हो तो टाइम क्रेंच हमेशा ही रहेगा, तो ये बात तो हमेशा मन में रखनी पड़ती है कि टाइम मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला जितना मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन जब कर रहा था। तो गेट में रैंक आने के बाद मैंने जॉब भी स्विच करी बहुत सारी, उसमें मैंने प्रिपरेशन जो है वो मेनली मेरी कॉन्सेप्ट जो थे वो पहले से क्लियर काफ़ी थे, तो उसके बाद मुझे बस रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना था, तो वो मैंने कंटिन्यूसली अपना मतलब निकालना जारी रखा। तो इस वजह से फिर 2021 22 मैंने कंटिन्यूसली प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट की। उसमें बस ये होता है कि आप जॉब करके जब आइए तो आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड आउट होते हो, तो आपको 4 to 5 आवर्स लेकिन फिर भी निकालना ही है, तो आपको रीस्टार्ट करना होता है अपने माइंड को, और ताकि आप फिर 4-5 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी कर पाओ। तो ये मैंने कंटिन्यूसली फॉलो किया था। ओके अभिषेक, आपका जो प्रिपरेशन का फेज है वो काफी लंबा रहा है, हाँ, 2018, 19, 20, 21, 22। यस। अब इस फेज में एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये था कि आप ऑलरेडी आप गेट निकाल चुके थे, आप पीएसयू में थे, फिर डीआरडीओ में थे, यस। तो उतना ज्यादा प्रेशर शायद नहीं रहा होगा जितना एक ड्रॉप आउट को रहता है जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है। यस। क्योंकि आपको पता है कि यार इंजीनियरिंग सर्विस नहीं भी हुआ या कुछ मैं पॉजिटिव यहाँ से नहीं भी ले पाया तो ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन है। यस। स्टिल इस लंबे फेज में कभी लगा यार छोड़ो यार, पीएसयू तो है यार, या डीआरडीओ तो है यार, तो छोड़ो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, या तो मैं प्रिपरेशन ही छोड़ देता हूँ या मैं सिविल सर्विस वाली लाइन में चल जाता हूँ, कभी ऐसा लगा? एक सर नॉर्मल माइंड के लिए ये लगना बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको बीच में, क्योंकि जब इतनी लंबी जर्नी होती है तो उसमें आपको बहुत बार लगता है कि मैं प्रिपरेशन करना मेरे लिए वर्थ इट है भी कि नहीं, क्योंकि आप वो जो जॉब है उसमें फिर बाकी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते जॉब के अलावा, तो जैसे आपको फ्री टाइम बहुत कम मिलेगा, वीकेंड्स आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो वो सब चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो डेफिनेटली आपके मन में हमेशा आएगा कि हाँ आप जॉब कर रहे हो तो आप फिर आगे प्रिपरेशन ईएस के लिए क्यों करना है। लेकिन मेरा मोटिवेशन हमेशा से ईएस के लिए था, मतलब पहले से ही था जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब से, और मेनली मुझे सिविल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जाना था जो कि ईएसई में ज़्यादा मिलते हैं हमें, तो इसलिए वो मोटिवेशन मैंने हमेशा ही अपना ऊपर रखा। बाकी जो भी नेगेटिव थॉट्स आते थे उनको मैंने हमेशा ही डाउन किया है, तो ये मेनली था कि मोटिवेशन आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि मुझे ये क्रैक करना है। ओके और जब आपका रिजल्ट आया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, यस। तो उस समय आप कहाँ थे, आपको किसने बताया, आपके पेरेंट्स कहाँ थे, आपने सबसे पहले कॉल किसे किया? वो हल्का सा एक जो उस समय का एक लम्हा रहा होगा या वो क्षण रहा होगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, और इससे हमारी ऑडियंस को फायदा होगा कि उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार वो जब हम जिस चीज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो कैसा उस समय फील होता है? एक्चुअली सर जब रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से 4:30 के अप्रॉक्स आया था शाम को। फ्राइडे था आई गेस। हाँ फ्राइडे था, हाँ फ्राइडे था शायद। तो हमारे ऑफिस में फ़ोन अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन, तो मुझे तो कुछ बाहर की दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो शाम को उसके बाद जैसे ही मैं ऑफिस से निकल ही रहा था तभी मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, राहुल करके, एनपीसीआई में वो, तो उसने बोला कि तेरी सेकंड रैंक आई है। तो मैंने उसको बोला अभी मजाक मत करना, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है कि अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। तो उसके बाद उसने बोला, फिर रोल नंबर उसने डिक्टेट किया, तो मुझे लगा ये रोल नंबर तो मेरा है, लेकिन मैं दौड़ के फिर गया बाहर, चेक किया मैंने, फिर मैं वापस आया अपने ऑफिस में। लिटरली मैं 5 मिनट मैंने मतलब रोया है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी थी और मुझे पता था कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है और इतनी अच्छी रैंक आती है तो मैं बिना रोए तो रुक नहीं पाऊँगा। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल के अपने पापा मम्मी को सबसे पहले मैंने ये रिज़ल्ट बताया, वो भी बहुत खुश थे, फिर मैं भी बहुत खुश था। तो ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था रिज़ल्ट के बाद। अभिषेक यादव, आपका ऑल इंडिया रैंक 2 है। यस। प्रीलिम्स आपने दिया होगा और अपने आप मार्क्स को एनालाइज भी किया होगा यस। कि मेरे मार्क्स 280, 300 जितने भी आपके आए होंगे उतने Yes. आ रहे हैं। मेंस को उतना एनालाइज करना इजी नहीं है, यस। क्योंकि मेंस में फ्लक्चुएशन हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे 300 में से 230 आ जाए, पता चला 260 आ गए या हाँ। 190 आ गए, लेकिन प्रीलिम्स आप कर सकते हो, लेकिन हाँ। मेजर पोर्शन तो मेंस है। Yes. और वहां पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। प्लस इस बार जो बाकी सारे पेपर से डिफरेंस हुआ कि पेपर 1 जो हमेशा बच्चे ज्यादा स्कोर करते थे, इस बार पेपर 1 में ही बच्चों का कम स्कोर आया। हाँ। और जब बाइजूस एग्जाम प्रेप की टीम ने पूरा एनालिसिस किया भी था, तो हमने एग्जाम के दिन ही बताया था कि पेपर 1 इस बार आ गया है थोड़ा सा गड़बड़, और इस बार कट ऑफ अच्छी खासी कम जा सकती है, क्योंकि जहां से बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लेते थे यस। वही वाला पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आ गया है। इस सब के बाद आपको, मैं नहीं मान सक रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हाँ, ये नहीं पता होगा कि 2 आएगा कि 7 आएगा कि 20 हाँ। आएगा,
पर इतना तो आप कॉन्फिडेंस रहे होंगे कि यार सिलेक्शन इस बार होगा और अच्छे रैंक से होगा। एक्चुअली प्री का जब मैंने मार्क्स अपने टोटल किए थे, तो अभी तक के मेरे जितने भी अटेम्प्ट्स रहे हैं उसमें सर मेरे प्री के मार्क्स हमेशा इंक्रीज होते हुए, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे 5 अटेम्प्ट में मेरे डिक्रीज हुए हैं कभी मार्क्स। तो इस बार ही मैंने ऐसे टोटल किया था 300 के अप्रॉक्स, तो वो उससे मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि अभी मेरे को मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके बाद मैं टॉप के रैंक्स में जा सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जब मेंस का पेपर हो गया तो मेंस में डेफिनेटली फर्स्ट पेपर काफ़ी हार्ड आया था, जिसमें मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो स्ट्रक्चर था, तो उसमें स्कोर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हार्ड आ गया था तो उसमें मुझे थोड़ा एम्बिग्यूटी लग रही थी। लेकिन सेकंड पेपर उस हिसाब से इजी आया था, और उसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि सेकंड पेपर में मेरा मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं था। तो वो सब फिर मेंस के बाद इतना एनालिसिस के बाद मुझे फिर लगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। रैंक का आई गेस मतलब टॉप रैंक और इतनी सेकंड रैंक तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करके चलता है, लेकिन डेफिनेटली इतना तो था कि हाँ, सिलेक्शन हो जाना चाहिए इस बार। ओके, और आपका जो इस बार का इंटरव्यू था यस। वो कैसा था? कितने मिनट का हुआ? टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे या नॉन टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे? कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर था? तो इस बार इंटरव्यू में सर मुझे पहले से मतलब काफ़ी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप डीआरडीओ छोड़ के ईएस में क्यों आना चाहते हैं, तो वो पहला ही क्वेश्चन था, और इसके लिए रेडी रहना भी चाहिए क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो उसके बाद और मेरा जो इंटरव्यू था वो मेनली हाफ एन आवर अबाउट चला था, जो एवरेज टाइम है यूपीएससी का। और उसके बाद जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मेनली टेक्निकल भी थे, और कुछ लास्ट में क्वेश्चंस फिर उन्होंने करंट अफेयर से और काफ़ी सारे पॉलिसीज़ वगैरह से भी पूछा था। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, और मुझे 140 मार्क्स मिले भी हैं, तो अच्छा ही गया था इंटरव्यू मेरा। ओके, तो अब जब इंटरव्यू के रूम से बाहर आए तो सेटिस्फाइड थे? मैं सेटिस्फाइड मतलब मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक-ठाक गया था कि हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अच्छा गया फिर। ओके, और सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इस बार भी आपका ईएससी में बहुत अच्छा रैंक नहीं आता और आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट नहीं मिलता, यस। 2023 में फिर फोड़ते, फिर तैयारी करते? एक्चुअली सर मैंने अभी तो मेरा काफ़ी मैं ड्रेन्ड हो चुका हूँ अब ईएस से, क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट ईयर मैंने फॉर्म तो फिलअप किया ही था, लेकिन मुझे कम एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर मैं हो सकता है कि फिर मैं मान लेता कि ईएस मेरे लिए नहीं है फिर। ओके, और हमारे सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि आपका गेट में भी अच्छा रैंक आया, आपने वहाँ से पीएसयू लिया, ईएससी में आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया, इससे पहले भी यस। एक बार आप क्लियर कर चुके हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो गेट और ईएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, और अमूमन एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में खासकर वो गेट और ईएससी दोनों की तैयारी करता है, क्योंकि टेक्निकल लगभग सेम है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं कि गेट में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, इंजीनियरिंग सर्विस के यस। ऑब्जेक्टिव में थोड़े डाटाबेस क्वेश्चन भी पूछ लेगा। यस। तो उन सब बच्चों को जो गेट और ईएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? गेट और ईएससी के लिए मेनली सर मैं ये बोलूँगा कि पहले तो ये मन से टालना चाहिए कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में बिल्कुल हो सकती है, और गेट के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली ईएससी मेंस के की तरह ही होते हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन पहले कर सकते हैं अच्छे से, तो उससे आपका गेट भी क्लियर हो जाएगा और प्री की भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं कहूँगा कि गेट के लिए बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए, और अभी क्योंकि गेट पहले है तो आप सिविल इंजीनियरिंग की पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो बीच में एक हफ्ते का जो गैप है उसमें आप नॉन टेक पार्ट कवर कर सकते हैं। ओके, अभिषेक यादव, जब बच्चे 3rd या 4th ईयर में रहते हैं ना, तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि यार जो हम अभी पढ़ रहे हैं आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, और जब हम वाकई में पीएसयू में जाएंगे या डीआरडीओ में जाएंगे तो इन सब का कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है, वो एक अलग ही दुनिया है। तो क्योंकि आपने पीएसयू में भी काम किया है, डीआरडीओ में भी काम किया है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े उनका बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, कि उनका कुछ यूज़ होता है जब आप एक्चुअली पीएसयू या डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? एक्चुअली सर इस पे मेरा मानना ये है कि मैंने क्योंकि इतने सारे पीएसयूज और ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए हैं, तो इसमें आपके टेक्निकल जो नॉलेज है वो यूज़ होंगे ही होंगे अगर आपको टेक्निकल वर्क मिला हुआ है। तो मेनली अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस देखें जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है या इंडियन ऑयल है या इसरो डीआरडीओ, तो इंडियन ऑयल में भी आपको कुछ आपको डिविजन्स मिलेंगे जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ है। तो आपको डिपेंड करता है कि ऑयल इंडस्ट्री में अगर आप पीएसयू में जा रहे हैं तो आपको कौन सा डिवीज़न मिलता है। नहीं तो अगर आप एनपीसीआई, डीआरडीओ, इसरो की बात करें तो इसमें टेक्निकल वर्क भर के सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे चाहिए चाहिए, क्योंकि उनका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो सिविल इंजीनियर को ही दिया जाएगा। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली मेरा मानना ये है कि सिविल के जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, मेनली स्ट्रक्चर्स जो है
वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका डेली बेसिस पे यूज़ वहाँ पर होगा। और फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे यूज़ करने होंगे, जैसे स्टैड हो गया या एनसिस हो गया। तो ये सब ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स मेनली, वो आपके यूज़ होंगे बाद में ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके। अभिषेक, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा कि यार इस वाले को मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ूंगा, हाइड्रोलिक मशीन नहीं पढ़ूंगा, या मैं जनरली बच्चे डॉक हार्बर भी कभी कभी छोड़ हाँ। देते हैं, ऐसा कोई छोटा सा पार्ट था जो आपने छोड़ दिया, डॉक हार्बर हो या अर्थक्वेक हो, या आपने सारे टॉपिक्स पढ़ के गए थे? तो इस बार सर मेरा जो शिफ्ट आया इतने सारे अटेम्प्ट्स में, वो यही आया कि पहले मैं टॉपिक्स कुछ कुछ छोड़ के जाता था कि हमेशा कि ये टॉपिक छोड़ दिया, डॉक हार्बर छोड़ दिया या टनल छोड़ दिया कभी। तो अभी सर अभी जो कंपटीशन चल रहा है, तो उसमें आप एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं ले सकते, एक टॉपिक का भी रिस्क नहीं ले सकते, मेरा तो मानना ये है। तो इस बार मैंने अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से की है कि जितने मेरे अनटच टॉपिक्स हैं जो पहले मैं छोड़ के आता था, वो मैं हमेशा से पढ़ के गया हूँ। और मेरा ये सजेशन भी है कि जब आप प्रिपरेशन करें तो उसमें कोई भी टॉपिक, इवन अगर वो 5 मिनट का भी टॉपिक है या छोटा सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं कभी आ रहा, तो वो भी आप छोड़ के ना जाए। क्योंकि अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप उन टॉपिक से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हमेशा प्री में या सब्जेक्टिव्स में। तो अगर वो 1-2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं अगर आधे घंटे पढ़ के, तो वो वर्थ इट होता है पूरा। और उससे ही आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मली मतलब इंक्रीज़ होते हैं। ओके। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी टॉपिक्स छोड़ना तो नहीं चाहिए। ओके। अभिषेक यादव, सपोज मैं आपका जूनियर हूँ और आप मेरे सीनियर हैं, और मैं अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ या थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ, यस। और मैं कहूँगा यार अभिषेक भैया, मेरे को भी आपकी तरह गेट और ईएससी दोनों क्लियर करना है, और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे को कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं पता है, एक बार मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए भैया कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका क्या क्या चीज़ पढूं, पहले नोट से पढूं, फिर बुक से पढूं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढूं, फिर वर्क बुक पढूं, फिर सब्जेक्ट टेस्ट दूं, तो एक थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ कर दीजिए सर। अगर कोई स्टूडेंट, जैसे आप अगर थर्ड ईयर में हैं, तो थर्ड ईयर से काफ़ी, वैसे तो सब्जेक्ट कॉलेज में शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट उतने नहीं होते हैं। तो आपको थ्योरी पहले क्लियर करनी पड़ेगी पूरी थॉरोली, वो भी। तो आप कुछ ना कुछ आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो आप कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स या ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिलेगी। तो आप शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच स्ट्रक्चर्स अलग और सेकंड पेपर जो भी होता है, तो वो आप पहले अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फिर जब एक बार थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको दोबारा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या थ्योरी मुझे पढ़नी थी, क्या क्या थ्योरी में मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देना था, और किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब एक बार आप पेपर्स के एनालिसिस करके जाएंगे, तो आपको फिर थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। फिर उसके बाद आप जो टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितना भी रिवाइज़ कर लीजिए खुद से, तो वो टेस्ट सीरीज जो होती है वो एक अलग तरीके का रिवीजन आपको देती है। तो उसके बाद भी जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे लेंगे, तो फिर उसके बाद मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स मैंने हमेशा 2 टाइप के रिकमेंड किए हैं। एक शॉर्ट नोट जिसमें आप क्रिस्प फॉर्म में थ्योरीज लिखते हैं सारी, और एक शॉर्ट नोट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले के सिर्फ, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हैं और आपको याद करने ही करने हैं नो मैटर व्हाट। तो 2 टाइप के शॉर्ट नोट्स, आप इतने सारे चीज़ें करने के बाद फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसको आप रिवाइज करते रहिए। Okay. So once again, congratulations Abhishek Yadav on getting All India Rank 2 in Engineering Services 2022. थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक यादव, जिन्होंने अपने निरंतर प्रयास से इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में सिविल इंजीनियरिंग में पूरे देश में सेकंड रैंक हासिल किया। और इनकी जर्नी से ये साबित होता है कि एक पत्थर पर चोट लगती है तो वो कंकर कंकर हो जाता है, और दूसरे पत्थर पर चोट लगती है तो वो शंकर शंकर हो जाता है। निरंतर वो प्रयास करते रहे। बीच में ऑल दोनों ने पीएसयू भी ज्वाइन किया, फिर उनका आपके इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, फिर उसके बाद फिर से एग्जाम दिया अगले साल, तो नहीं भी हुआ सिलेक्शन, लेकिन निरंतर सफलता से अंत में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया। और मैं उम्मीद करता हूं इस स्पॉटलाइट से आप सब भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। और जब अभिषेक यादव अपनी जॉब के साथ, जहां पे वो 9 से 10 घंटे अपनी जॉब में फोकस कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और रैंक लगा सकते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में हैं, जिनके पास एक जॉब स्टूडेंट के मुकाबले या एक वर्किंग पर्सन के मुकाबले ज़्यादा समय मिलता है, मैं नहीं समझता कि कोई भी रीज़न है कि उनका इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ गेट इंस्पायर्ड,
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेम इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ले रहा हूं. थैंक यू. सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच सेशंस. थैंक यू.